गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है। लिखा हुआ द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो आसान प्रश्न है, सॉल्व। हम लोग द्विघात समीकरण का तो क्या है, आपको दिया गया समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अब प्लस सी बराबर 0। तो हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्मेट व्यापक रूप क्या पढ़े हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए यहाँ से ए बराबर कितना होगा, मतलब एक्स का गुणक यहाँ कितना, एक्स गुणक 1 है तो ए का वैल्यू कितना होगा बी। यहाँ देखिए यहाँ बी बराबर कितना होगा, तो यहाँ एक्स का गुणक बी है, यहाँ एक्स का गुणक कितना है ए, तो बी बराबर कितना आएगा ए और सी बराबर क्या आएगा सी आएगा। हम क्या किए, द्विघात बहुपद दिया हुआ था समीकरण के रूप में बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या पढ़े, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या किया, हम ए का वैल्यू ए बराबर क्या निकला बी, बी बराबर क्या निकला ए और सी बराबर क्या निकला सी। अब यहाँ से हम निकाल लिए। अब हमको क्या करना, विवेचक निकालना, मतलब विवेचक निकालना मतलब डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालना, या विवेचक भी यहाँ लिख सकते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब किसका निकालना है ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह क्या लिखेंगे बी और सी की जगह क्या लिखेंगे सी। तो आपका क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का बराबर 0 का एक हल है। एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको x का वैल्यू -3 पुट करेंगे। अगर ये टोटल वैल्यू 0 आ गया तो इसका हल है, नहीं तो हल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया गया कि x बराबर, आपको दिखाना है कि x बराबर -3 इतना का हल है। तो हल क्या करेंगे, हम x के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 पुट कर देंगे। टोटल सॉल्व करने पर अगर 0 आ गया तो इसका हल है, नहीं तो हल नहीं है। तो दिखाना, आपको प्रूफ करके दिखाना इसका हल है ये सॉल्व। तो आपको दिया क्या गया है, तो समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें क्या करें, हमको x बराबर कितना रखना -3 पुट कर दीजिए। 2 गुना x के -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 बराबर 0। 2 अब -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 गुना -3 कितना होगा, तो 3 तिया कितना होगा 9, अब माइनस कितना होगा प्लस 9। अब देखिए प्लस माइनस कितना होगा, -5 तिया 15 -3 बराबर कितना होगा 0। 9 दूनी कितना होगा 18। अब देखिए ये 15 भी माइनस में, 3 भी माइनस है, 15 3 कितना हो गया 18, -18 बराबर क्या होगा 0। तो 18 में 18 घटा दें क्या होगा 0 बराबर 0। तो लिखेंगे आता है, देखिए हम इसको जो वैल्यू x बराबर -3 पुट के इसमें, तो उसका वैल्यू दोनों तरफ क्या गया 0, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर। लिखेंगे आता है x बराबर -3 दिए गए समीकरण का एक हल है, यही आपका क्या होगा आंसर। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 3 क्या लिखा, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। आपको बताना मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 4 में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। तो हम इसके जगह बी स्क्वायर माइनस 4 इसके डी भी लिख सकते हैं, तो हम डी ले। इसका मतलब क्यों चाहिए, डी बड़ा हो 0 से, डी बड़ा हो 0 से, तो इसका मतलब क्या होता था, दो भिन्न मूल प्राप्त होते थे, दो भिन्न मूल वास्तविक, मतलब कुछ इसका जो आंसर आता था 2 अलग अलग मूल प्राप्त होता था, दो मूल अलग अलग होता था। अब क्या है, अगर डी बराबर 0 हो तो दो मूल समान होंगे, 2 मूल वास्तविक मूल समान होंगे, मतलब दोनों का आंसर क्या होगा सेम आएगा। और अगर डी छोटा हो 0 से, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होता था, इसका कोई मूल, इसको सॉल्व करना ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्या था, अगर डी 0 से बड़ा हो तो उसका क्या होगा, 2 मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और असमान, मतलब क्या डिफरेंट होंगे, भिन्न। डी बराबर 0 होगा तो मतलब वास्तविक मूल समान होंगे, मतलब आंसर जो आपका आएगा डी का वैल्यू दोनों क्या होगा सेम आएगा।
आई डी छोटा हो 0 से तो इसका क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। कंडीशन था इसका, हम लोग पढ़े थे चैप्टर 4 में। तो अब ध्यान से देखते हैं, वही आपको बताना कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। डी बड़ा 0 से समान मूल होगा कि अलग अलग मूल होगा, कि कोई मूल होगा ही नहीं, आपको वो बताना। तो सॉल्व क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं और उससे a b c का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0। इसलिए यहाँ से a का तुलना करिए इससे, a का वैल्यू कितना होगा 3, b का वैल्यू तो x का b का वैल्यू कितना होगा -4√3 और c बराबर कितना होगा 4। अब आपको बताना है, हमको क्या निकालना है, यहाँ से d निकालना, विवेचक ज्ञात करना है इसका। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b² मतलब कितना -4√3 का स्क्वायर, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 रखिए, c का वैल्यू कितना है 4 रख दिए यहाँ से। तो d बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -4√3 और गुने -4√3। अब देखिए माइनस माइनस गुना के क्या हो गया प्लस बन गया, 4 गुना 4 4 चौके 16 और √3 गुना √3 क्या होगा 3, तो कितना होगा 16 48। तो इसको गुना करेंगे साइड में कि कितना हो जाएगा 4 चौके 16 16 48 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ ध्यान दिए 4 × 12 12 चौके 48। तो अब देखिए यहाँ पे d बराबर क्या आ गया, d बराबर 48 में 48 घटाएंगे क्या होगा 0, मतलब d बराबर क्या आया 0। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण जो समीकरण आपको दिया गया, दिए गए समीकरण के दो मूल इसको मिटा रहे हैं हम थोड़ा, दो वास्तविक मूल समान होंगे और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। वही आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि इसका मूल क्या होगा, तो दो मूल वास्तविक मूल क्या होंगे समान, मतलब इसका आंसर जो आपको सॉल्व करेगा आगे जाके तो वो क्या होगा सेम होगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, तो आपको फिर बताना तो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, दो वास्तविक मूल समान होंगे। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 4 लिखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म 3x + 12y = 5, 2x + 8y = 7 असंगत है। आपको पहले बोल दिया कि असंगत है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना है इसको। देखिए क्या लिखा हुआ, हम संगत और असंगत क्या होता था, हम लोग पढ़े चैप्टर 3 में A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं, तो क्या होता था इसका अद्वितीय हल मतलब एक हल, तो ये क्या होगा संगत होगा, क्या होगा संगत। जैसे फिर दूसरा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो इसका क्या होता था अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये भी क्या हो गया संगत हो जाएगा। हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े इसके बारे में। फिर A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या था इसका कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं था कि ये क्या होगा वो संगत होगा। कंडीशन क्या था, मतलब जिसका सॉल्यूशन हो मतलब जिसका हल हो वो संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वो सुसंगत होगा। तो वही आपको बताया गया कि इसमें ये डायरेक्ट बोल दिया असंगत है, तो आपको बताना बना के दिखाना है इसको। तो सॉल्व लिखिए, आपको दो समीकरण दिया, पहला क्या दिया 3x + 12y = 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये वाला क्या सेकंड वाला एवं 2x + 8y = 7 समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म है A1x + B1y = C1 = 0 होता है, तो हम यहाँ कर सकते हैं इससे A1 का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 3, B1 का वैल्यू 12 और C1 का वैल्यू 5। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए बराबर के, आपको याद रहना चाहिए कि समीकरण के इक्वल के उस साइड 5 है, तो इसमें भी ये दूसरे समीकरण में भी इक्वल के उस साइड नंबर रहना चाहिए। अगर इक्वल के उस साइड बराबर के उस साइड 0 है तो यहाँ पे बराबर के उस साइड 0 रखना है, इसे ध्यान रखना। तो 5 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी A1 इससे पहले समीकरण से A1 B1 C1 निकला और दूसरे समीकरण से क्या निकलेंगे A2 = 2, B2 = 8 और C2 = 7। अब क्या करेंगे हम इसको चेक कर लेते हैं। इसलिए A1/A2
A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, तो 3/2। दूसरा B1/B2, तो B1 कितना है 12, अब B2 कितना है 8, कटाइए इसको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2। तीसरा कंडीशन देखिए दोनों बराबर है, तो अभी और आपको आगे और सॉल्व करना आगे। C1/C2, तो C1 कितना है 5, अब बटे C2 7। देखिए बराबर हुआ नहीं, लेकिन चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। अब कंडीशन है लिख सकते हैं हम लोग, जब ये कंडीशन है बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है चूँकि इसका कोई हल नहीं है। यही आपका आंसर। क्या किया हम लोग, समीकरण पहले वाले को 3x + 12y = 5, समीकरण 1 से A1 B1 C1 निकाल लें, 2 से A2 B2 C2 निकाल लें। अब क्या किया, हम यहाँ से दिखाना था, हमको पहले भी क्वेश्चन में बोल दिया था ये असंगत है, लेकिन आपको दिखाना है कैसे असंगत है। अब यहाँ A1/A2 3/2 यहाँ से वैल्यू पुट किए, कंडीशन आ गया, तो A1/A2 बराबर था B1/B2 के, C1/C2 ये कंडीशन बराबर नहीं था, तो ये चीज़ दिखा दिए। तो ये जब ये हो गया, इसका मतलब क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, मतलब इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, 4t² - 4t + 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करें। सबसे पहले क्या बोला, इस टाइप के प्रश्न को बनाए, आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। क्या बोला गया, आपको इसका क्या करना, पहले शून्य का निकालना, उसका क्या करना, इसका संबंध बताना, अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, फिर उसको आपको जांच करके ही बताना है कि हम लोग जो बनाए वो सही है गलत है, उसको दिखाना भी है। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, सॉल्व क्या है 4t² - 4t + 1, और शून्य को बोला तो बराबर क्या ले लेंगे 0। अब क्या करना, हमको इसका गुणनखंड करना। कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए अचर पद क्या है 1, इसके देखिए इसके साथ जो भी नंबर हो स्क्वायर के फॉर्म में, उसे क्या करते हैं हम लोग, उसके गुणांक से गुणा कर देते हैं। गुणांक कितना है यहाँ पे 4, तो 4 कितना हम लोग 9वां क्लास में पढ़े हैं, 1 × 4 क्या होता है 4। इसको तोड़ लीजिए फटाफट, तो 2 दूनी 4, मतलब कहने का मतलब क्या है, गुना करने पर यहाँ पे -4t होना चाहिए, सॉरी जोड़ने या घटाने पर -4 होना चाहिए, और गुना करने पर +4 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, -4 लाना है तो -2 फिर -2, अगर -2 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा -4, फिर -2 × -2, तो माइनस में कितना होगा प्लस, और 2 दूनी 4। तो हम इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं -2 तो हम लोग आता होगा इसको, तो ये समझते हैं, सिंपल यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो पहले वाले में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको -4t को हम लिख सकते हैं -2t - 2t, अब +1 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 टर्म से कुछ कॉमन करेंगे, और फिर इस 2 टर्म से कुछ कॉमन करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या होगा, देखिए 4t, तो इसको हम इससे 2t कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ जब 2t बाहर निकलते यहाँ बचे क्या 2t बचेगा, फिर अब -2t से बाहर निकलिए, बचा क्या 1। ध्यान से देखिए, जब इससे गुना करिएगा तो ये चीज़ प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, t × t t² माइनस इससे 2t बाहर गया तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा। याद रहे जैसा ये वाला प्राप्त हुआ इस टर्म से वैसा ही प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सेम दिखने में लग रहा था, क्या करेंगे हम इससे हम कॉमन कर देंगे। अगर माइनस कॉमन करते हैं यहाँ से -1, तो यहाँ बचे क्या 2t - 1 = 0। अब इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, +- -1 × 2t, तो 2t माइनस +1 × 1 सही है। अब क्या करें, देखिए यहाँ से ये टर्म अलग हो गया और यहाँ से ये टर्म अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2t - 1, यहाँ पर भी 2t - 1, दोनों जगह इसको क्या कर देंगे हम लोग, फिर कॉमन कर देंगे। तो यहाँ कितना होगा 2t - 1 कॉमन हुआ, ये बाहर कॉमन हो गया तो बचा क्या 2t, और फिर ये भी कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा -1 = 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 2t - 1 = 0 एक टर्म, और दूसरा
फिर ये भी 2t माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा 2t बराबर कितना होगा +1 और t बराबर क्या होगा 1/2। उसी तरह यहाँ सेम है तो 2t बराबर 1 तो t बराबर कितना होगा 1/2। तो हमको क्या पता चला कि ये दोनों सेम ही प्राप्त चला। इसका मतलब पहले वाले को क्या मान लें हम अल्फा बराबर 1/2 और दूसरे का क्या मान लेंगे हम लोग बीटा बराबर 1/2। अब आपको बताना है उसके संबंध मतलब शून्यकों के क्या बताना आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना। तो हम शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध बताते हैं। आपको इसी के नीचे लिखना है, लिखेंगे संबंध। संबंध क्या होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। इससे पहले हम क्या करते हैं हम लोग इससे तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे अब हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या है फॉर्म अब 4t² माइनस 4t अब +1 बराबर 0। तो फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे ax² व्यापक रूप क्या है तो द्विघात का ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0। हम इसको बना सकते हैं उस t के रूप में भी at² प्लस bt अब प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वैसे लिख देते हैं हम at² प्लस bt अब प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। t² दोनों में t² गुना किया यहाँ कितना है 4। तो इसलिए हम बोल सकते हैं a बराबर 4 b बराबर -4 और c बराबर आपका कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग संबंध बताना। संबंध तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a माइनस फॉर्मूला से अब b का वैल्यू कितना -4 तो यहाँ रख देंगे -4 और a का वैल्यू कितना है 4 तो माइनस में कितना हो गया +4/4 +4/4। अब देखिए b है, अब b किसका गुणांक है ध्यान देखते हैं b किसका गुणांक x का गुणांक। देखिए यहाँ x का गुणांक प्लस माइनस में प्लस x का गुणांक कितना है 4 है। इक्वेशन ये प्लस में वैल्यू तो समीकरण में माइनस दिया हुआ 4 हो गया। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है 4 यहाँ a का वैल्यू कितना 4 है। a क्या होता है a होता है x² का गुणांक मतलब a का वैल्यू यहाँ भी +4 है तो यहाँ से आ गया तो ये हो गया मिल गया आपका। इसको कटा के वैल्यू 1 कर सकते हैं। और दूसरा रिलेशन क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इसको कटा के 1 ही कर दिए बराबर 1 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है c/a और c क्या है यहाँ पे 1 है और a 4 है। तो यहाँ देखिए अचर पद c क्या बताता है अचर पद। अचर पद यहाँ पे क्या है 1 है a बराबर 4 तो a क्या होगा मतलब x² का गुना मतलब t² का गुणांक यहाँ पे होगा तो t² गुणांक कितना है 4 तो यहाँ भी हम लोग क्या है सही है। अब आपको बताना हम इसका क्या निकाल लें गुणांकों के बीच का संबंध। अब हमको निकालना है इसके जांच निकालना। तो जांच कैसे करते हैं हम लोग जांच। अब जो चीज़ हम ये निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा जांच करने पर वही चीज़ आ गया तो हम लोग क्या है सही है नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा गलत होगा। तो क्या होता है सुनिए को तो फिर जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है तो अल्फा हम क्या माने 1/2। अब बीटा भी मेरा वैल्यू कितना है 1/2। दोनों को सॉल्व करिए। देखिए हाफ हाफ दोनों जुड़िए कितना ऐसे दोनों का एलसीएम कर दिए 2 होगा फिर नीचे सेम तो ऊपर वाला भी सेम कितना होगा 2/2 कैंसिल होगा कितना आ गया 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी 1 आया था। ये जो वैल्यू लिए समीकरण से हम इसको सॉल्व करके यहाँ निकालें और यहाँ जो हम वैल्यू गणनखंड करके निकाले थे वो भी वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा कितना 1/2 अब बीटा भी कितना है 1/2 तो 1 गुना 1 ऊपर वाले से 1 और 2 दूनी 4। देखिए हम जो संबंध निकाले थे गुणांकों के बीच एक था 1/4 जहाँ जो किए अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा पहला बिंदु दूसरा बिंदु क्या माने पहला मूल को अल्फा दूसरा मूल को बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा करने पर भी क्या आया 1 दोनों सेम है। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना 1/4 यहाँ पर भी कितना 1/4। तो हम लोग क्या किए इसके क्या करें हम लोग पहले क्या किए गुणनखंड किए 2 बिंदु निकाले 2 मूल निकाले एक मूल को अल्फा मान ली दूसरे मूल को बीटा माने। फिर यहाँ से क्या किया हम यहाँ पर से ए बी सी का वैल्यू निकाल लिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c यहाँ t के फॉर्मेट में था तो a t² प्लस b t प्लस c बराबर 0 कर दिए। कुछ भी रहे
सी डी पी जो रहे आप उस फॉर्मेट में बैठा के इसको निकाल सकते हैं। अब हम संबंध निकालिए, यहाँ संबंध पता चल गया, अब यहाँ से जांच भी कर लिए, तो हम लोग का यही हो गया। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 बनाएंगे। क्या लिखा है, वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ है। हम लोग चैप्टर 7 में पढ़े इस टाइप के प्रश्न को। समदूरस्थ आपसे 2 कंडीशन देता है, कभी देता है एक्स अक्ष पे देता है, कभी वाई अक्ष पे देता है। समझते हैं, मतलब 2 बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं हम ए है, एक बिंदु मान लेते हैं बी है, जिसका डाटा आपको दिया गया -5, -2 और दूसरा क्या है 3, 2। अभी बोला गया है, इसको किसी तरह से आप पिक्चर बना दिखा सकते हैं ए और बी। अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। अब बोला कंडीशन क्या बोला है, वाई अक्ष पर समदूरस्थ है। मतलब पूछिए वाई का तो वैल्यू वाई रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो याद रखिए पहला वैल्यू यहाँ देखिए, एक्स का वैल्यू -5 है, वाई का वैल्यू -2 है, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा 0 और वाई का वैल्यू क्या रहेगा वाई। तो वही आपसे पूछा गया है कि वाई का कौन सा ऐसा वैल्यू रहेगा जो ये दोनों वैल्यू क्या होगा एक्स वाई अक्ष पर क्या होगा समदूरस्थ, मतलब वाई अक्ष पर ही लय करेगा, आपको बताना है। इसका मतलब कौन चीज समदूरस्थ का मतलब कौन चीज पी ए और पी बी, मतलब ये दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर है। पी से आप ऐसे पिक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे पी बिंदु मान लिए 0, वाई, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे मान लेगा बी, मतलब ये जो बिंदु है ये दोनों के बीच पे समान दूरी पर स्थित है। तो वो कौन सा बिंदु आपको बताना है। तो यह कंडीशन 2 तरह से, कभी बोलेगा एक्स अक्ष से समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष अगर बोलता है इसी क्वेश्चन में तो हम एक्स तो जैसे तैसे रहने देते हैं, लेकिन वाई का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, मतलब वो बिंदु है ना एक्स के पे ही लय करता है, मतलब वाई का मान कुछ रहता है नहीं 0 हो जाता है। लेकिन वाई अक्ष बोला तो वाई जैसे कहते हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आसान है। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते थे, इस दोनों के बीच के दूरी सूत्र से दूरी निकालते थे, इसका दूरी निकालते थे, फिर दोनों का क्या करेंगे वर्क करेंगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगा मेरा वाई का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, जो पी बिंदु वो निकालते हैं लिखेंगे। तो लिखिए सॉल्व, माना बिंदु P 0, वाई बिंदु A -5, -2 तथा B 3, 2 बिंदु P इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तब क्या निकालेंगे, तो यहाँ देखिए ये हुआ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। हम क्या करेंगे पहले AP निकालेंगे ये दूरी, इसलिए AP बराबर दूरी सूत्र वाला क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं x2 मतलब कौन सा 0 माइनस x1। हम पहले देखिए AP का बात कर रहे हैं, मतलब इस बिंदु का बात करें, मतलब ये x1 और y1, ये हुआ x2 y2, मतलब हम इस बिंदु और इसी बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से लगते हैं x2 कितना है 0, x1 कितना है ये वाला -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। तो यहाँ पे माइनस डट -5, इसका फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस कितना होगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू कितना y, अब माइनस y1, तो माइनस फॉर्मूला में है, अब y1 भी 2 किस में माइनस में, तो माइनस में क्या होगा +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें 0 जोड़ेंगे क्या होगा, तो 5 ही रहेगा। अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसी तरह इसको तोड़िए a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 एक जगह क्या होगा y, अब प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, 20 का मतलब 2 का स्क्वायर। फिर से ध्यान से देखते हैं हम क्या लिखा हुआ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या हुआ
इस फॉर्मेट में हम एक जगह क्या मान लिए y, अब बी की जगह क्या मान लिया हम 2, तो ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2 जैसे तैसे एक जगह y लिए, बी जगह 2 लिए, फिर प्लस फॉर्मूला में यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस दिए, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 25 अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी 4y अब प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 25 4 कितना होगा 29। अभी हम क्या निकालें, अभी हम निकालें AP का दूरी, उसी तरह हम क्या निकालेंगे BP का भी दूरी, एवं BP बराबर वही फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, फॉर्मूला लिखे ही दिए हैं तो यहाँ से डायरेक्ट बैठाते हैं। BP x2 मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ फॉर्मूला लिखा हो यहाँ से बैठा दीजिए स्क्वायर, 3 में 0 घटाएंगे क्या 3 रहेगा, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक जगह क्या मान लेंगे हम y मतलब y का स्क्वायर माइनस 2, देखिए प्लस है इसको कोई दिक्कत नहीं, आप अगर यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला में तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, एक जगह y बी की जगह 2 और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से लिखते इसको मिटा रहे थोड़ा, आपको इसी के नीचे लिखना है। अब क्या कितना होगा वाई स्क्वायर BP बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4y अब 9 4 13 प्लस 13। अब हमको पता है कि ये दोनों बिंदु P से क्या है समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ है लेकिन ये चूँकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए क्या होगा AP बराबर BP। अब याद रहे दोनों बराबर होगा, अब देखिए दोनों का वैल्यू में जो है ना रूट लगा हुआ, तो हम दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसलिए AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। इसके डाटा को पुट कर दीजिए, AP का वैल्यू कितना है तो AP का वैल्यू निकाले आप यहाँ पर इसके सामने पुट कर दीजिए, रूट अंडर कितना वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 29 का स्क्वायर बराबर BP का वैल्यू है यहाँ पे निकालें वाई स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 13। देखिए ई स्क्वायर से रूट खत्म, ई स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। अब यहाँ पर भी रूट खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर, इधर क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में 4y प्लस में 4y, अब माइनस में 13 प्लस में 13 जरा क्या होगा माइनस 13। अब क्या हो गया तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ कितना बचा 4y प्लस 4y कितना हो गया 8y और 29 में 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 में 3 गया 6 और 2 में गया 1 16 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी 16, जगह नहीं थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, इसलिए अभीष्ट बिंदु आएगा, अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा बिंदु बराबर y कितना रहेगा x तो 0 रहेगा, y का वैल्यू कितना होगा माइनस 2, और यही आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिए कैसे कैसे किए, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो गया, क्या क्या आपको बोला गया पहले 2 बिंदु दिया था, हम मान लिए
वो बिंदु P से AB क्या है, समदूरस्थ है। अब बोला y अक्ष से समदूरस्थ है, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू y रहेगा। अगर बोलता है x अक्ष से समदूरस्थ है तो यहाँ x जैसे का तैसे रहता है, y का वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। अब यहाँ से क्या किया हम लोग, AP और BP समदूरस्थ मतलब दोनों समान दूरी पे, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा दूरी पे है, तो AP बराबर BP आपस में बराबर। तो हम पहले क्या किए, AP का वैल्यू निकाल दी, ये आया मेरा, उसी तरह BP का वैल्यू आया, तो ये BP का वैल्यू ये आया, क्योंकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर BP होगा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ, तो दोनों पे क्या करते, दोनों पे रूट है, इसका भी वैल्यू रूट पे आया, AP का भी BP का, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो गया, दोनों तरफ वर्क कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, अब देखिए ये रूट तो खत्म हो गया, यहाँ प्लस में y स्क्वायर, इधर क्या होगा माइनस y स्क्वायर, माइनस 4y, इधर आके क्या होगा प्लस 4y, अब प्लस 13 तो इधर क्या होगा माइनस 13, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए y स्क्वायर प्लस में माइनस में कट के क्या हो गया 0, 4y अब प्लस 4y कितना हो गया 8y, अब प्लस 29 में 13 घटा दिए कितना बचा 16 बराबर 0। इस 16 प्लस में था, उधर क्या हो गया माइनस, 8 गुना में तो इधर क्या हो गया भाग, 8 दूनी 16, कितना और कटा 2 और, लेकिन किस में माइनस में, इसलिए y बराबर कितना -2। अब इस बिंदु क्या प्राप्त हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा 0 और y का वैल्यू कितना होगा -2। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग आगे एक प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा बिंदु P के वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आसान प्रश्न है, हम लोग चैप्टर 10 में इस टाइप के प्रश्न को पढ़े हैं, देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। लिखा एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त के बाह्य बिंदु मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसका नाम P है। अब वृत्त का केंद्र को हम लोग क्या मान लिए O, ठीक है। अब बोला गया है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, जब वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करके जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में। तो एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर है, तो ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। याद रहे आपको कभी ये ऑब्जेक्टिव में देता है कि किसी वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, अब फिर दूसरा वाला भी पूछ लेगा कितना, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है समान होती है आपस में, जितना 15 सेंटीमीटर इधर से भी खींचेंगे तो वो भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दे दिए। अब देखिए आगे प्रश्न पढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ, तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी, तो वृत्त का केंद्र क्या माने हम इसको O, इसकी दूरी केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, थोड़ा सा इसको और एक बार फिर से बना लेते अच्छा से, थोड़ा सा आगे, केंद्र से दूरी इसको P मान लिए, केंद्र से दूरी, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ 17 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र से दूरी कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। फिर बोला गया तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना, सिंपल बात है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो आपको बताना त्रिज्या मतलब ये स्पर्श रेखा वो कोई थोड़ा इधर कर देते हैं और यहाँ से ये दूरी निकालना, ये त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से परिधि के बनाने वाली रेखा, ये त्रिज्या बताना आपको। देखिए आपको ध्यान से देखते हैं हम लोग जब स्पर्श रेखा के बारे में पढ़े थे, तो स्पर्श रेखा जो बना कोण बनता था कितना डिग्री बनता था 90 डिग्री, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमिति में जाते हैं चैप्टर 8.1 में, ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या सकते हैं, जब इस पिक्चर को हम वृत्त को फिलहाल भूल जाते हैं तो ऐसा पिक्चर बनता है हमको, ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या सीखे थे, ये एंगल यहाँ पे कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी कर्ण, जिसको हम H से इंडिकेट करते थे, यस। जिस पर ये एंगल बना हुआ है, हम मान लीजिए ये एंगल के बारे में बात करते थे, तो ये कर्ण फिक्स हो गया, 90 डिग्री वाला सामने कर्ण हो गया। ये क्या हो जाता था आधार, जिसको हम लोग B से इंडिकेट है, जिसको BS बोलते थे, ये हाइपोटेनियस हो गया। और जैसे इस एंगल के बारे में बात किया तो इसके सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया। अगर ये एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो हम फिलहाल यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, इसको लंब मान लिया, ये वाला क्या हो गया आधार, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ये आधार, तो ये क्या हो गया लंब। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते थे, किसी ये तीसरी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता था। पाइथागोरस का थ्योरम यही था, तो हम सिंपल समझते हैं हम लोग। तो इसी थ्योरम को हम लोग लगा के PGT लगा के हम इसके इस वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए ये 90 डिग्री, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसको मान लेते हैं आधार, ठीक है।
तो हम लोग कर्ण लंब सिंपल यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो क्या क्या चीज़ दिया गया आपको। तो आपसे पूछा क्यों चीज़ कि त्रिज्या बता दो। त्रिज्या जैसे क्या है, तो इसको मान लीजिए ओ पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो त्रिज्या हम मान लिए ओ क्यू। क्या मान लिए? ओ क्यू। लिखेंगे इस त्रिज्या में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमसे सिर्फ त्रिज्या निकालना है। यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो आपको दिया हुआ एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। यस। ओपी बराबर कितना है? ओपी बराबर आपको 17 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, जिसमें वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू बराबर वाट, ये निकालना हमको। निकाल लेते हैं। तो हम क्या सीखे पाइथागोरस प्रमेय से, ओपी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब ओपी का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ क्या है? ओपी का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम ओपी का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर क्या है? पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर। लगा दिए। हमको ओ क्यू चाहिए। ओ क्यू ही क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी कितना है? ओ पी लिखे हम लोग 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ 17 का स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू, तो पी क्यू आपको पता है कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर कर देंगे। और ओ क्यू आपको निकालना है। ठीक है। ओ क्यू 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। आप जब 17 गुना 17 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 289। आप अपनी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है। प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो 289 माइनस 225 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपको इसी के नीचे लिखना है। आपको ये पिक्चर बनाना, आपको ये पिक्चर बनाना, ये हमको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको हम बनाए थे। इसको मिटा रहे थोड़ा। अब देखिए 289 में 225 घटा देंगे। 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, यहाँ 2 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर रहती है, इधर क्या चला जाएगा? रूट। तो रूट 64 बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं पहले ओ क्यू का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो खत्म हो गया, इधर स्क्वायर हटाए तब नहीं इधर रूट चढ़ा। तो ओ क्यू बराबर कितना होगा? रूट 64। तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस 8। 8 64 होता है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 8 64 प्लस माइनस 8। लेकिन त्रिज्या तो माइनस वाला लेंगे नहीं, इसलिए त्रिज्या ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो आपको माइनस लेना, प्लस वाला लेना 8 सेंटीमीटर। तो भाई आपसे पूछा था वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 में लिखा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। आसान है, देखिए ध्यान से। चतुर्थांश क्या मतलब? किसी वृत्त के एक टुकड़े को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश मतलब किसी एक भाग के बारे में चर्चा कर दिया है। मतलब वृत्त को जब 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना आपको। तो चतुर्थांश पे बना एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। सिंपल है। अब आपको दिया गया वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ से आर निकालेंगे और चतुर्थांश के थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर भी फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं चतुर्थांश से बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर मानना, यहाँ मीटर रहे तो यहाँ मीटर में मान लेना। इसलिए वृत्त की
परिधि, आवृत्त की परिधि कितना दिया आपको 22 सेंटीमीटर। आवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा देते हैं। 2 पाई का वैल्यू कितना ना 22/7। आर आपको निकालना है यहाँ से, क्योंकि आर का वैल्यू हमको पता नहीं है। अब बराबर 22, याद रहे बराबर ऊपर ऊपर कटता है, 2 से 22 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 2/7 गुना आर बराबर 1। अब देखिए जो गुना में है उधर जाके भाग हो, जो भाग में जाके उधर गुना हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 जाके 1 से गुना होगा तो क्या होगा 7, इस 2 गुना में क्या होगा भाग में आ जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आ गया 7/2। आपसे बोला है कि बताना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला भाग आपको निकालना है, क्षेत्रफल इसका वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के चतुर्थांश के केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा θ/360 और गुना पाई r²। थीटा वैल्यू कितना लेंगे 90, 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर के वैल्यू कितना निकालें हम 7/2। तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 चौके 36। अब देखिए यहाँ 2 से 11 बार में कैंसिल, इस 7 से 7 कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बचा कितना, तो ऊपर बचा 11×7 77, और यहाँ बचा 4, यहाँ पे है 4, इधर 2, 4 2 नहीं 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 बना लिखा है, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये फार्मूला दिया हुआ है, आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। एंगल आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता। तो सॉल्व कर लेते हैं, हमको प्रूफ करना, सिद्ध करना है तो प्रूफ करना है। तो ये LHS हुआ, ये RHS, दोनों एक साथ ही प्रूफ कर देते हैं हम लोग। क्या है cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी होगा, यहाँ पे मिस्टेक, साइन b। अब cos a एक जगह कितना रखना आपको 90 डिग्री, माइनस बी की जगह 45 डिग्री। तो जहाँ जहाँ a मिले वहाँ पे आपको 90 रखना, जहाँ जहाँ b मिले वहाँ पे आपको 45 डिग्री रखना, बराबर cos a मतलब 90 डिग्री इंटू cos b मतलब cos 45 डिग्री प्लस साइन a प्लस साइन 90 डिग्री इंटू साइन b मतलब साइन 45 डिग्री। आप ध्यान से देखते हैं cos 90 में 45 हटाएंगे कितना बचेगा 45 ही बचेगा। तो ये हो गया cos 45 डिग्री बराबर cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 0 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। फिर साइन 45 cos 45 आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये हो गया 1/√2 बराबर, ये 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 गुना √2 क्या होगा √2 ही होगा, 1/√2, इसमें जोड़ेंगे क्या 1/√2। देखिए दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर है RHS के, और यही आपको सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 10 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड द्वारा
24 और 36 का मोशो तथा लोसो निकालना, मतलब एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो क्वेश्चन में आपको पहले जो दिए एचसीएफ दिया तो पहले एचसीएफ निकाली, फिर एलसीएम दिया तो एलसीएम। हम लोग क्लास 6 में आभाज्य गुणनखंड मेथड पढ़े थे हम लोग, तो वहीं पे उसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वो रिवीजन कर लेते हैं। और आपकी बुक में भी पढ़े हम लोग, चैप्टर क्लास 10 में भी पढ़े इसके बारे में। 24 है तो आभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं 24, इधर क्या है 36, तो 36 का भी लिख दीजिए। देखिए 24 दो एका दो, दो दूनी 4, मतलब 24 का आधा कितना होगा 12, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एका 3। उसी तरह इसको करेंगे हम लोग, 2 एका 2, 2 आठे 16, 2 9 18। अब 2 टेबल में ना आगे किससे 3 से पढ़ेंगे, 3 तिया 9 और 3 एका 3। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग 24 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 3 बार 2 है, 3 बार 2 गुना में 1 बार 3, तो 2 तिया 6, 6 बार 2 24। 36 को लिख लीजिए कितना होगा 1 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बढ़ती है 36, 3 18 36। अब क्या निकालना हमको, पहले क्वेश्चन में क्या बोला एचसीएफ निकालना, मतलब मोसो, तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ किसका 24, 36 का, इसका एचसीएफ निकालना मतलब मोसो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का रूल क्या होता है, जो दोनों में मैच करेगा वही आंसर होगा। तो दोनों में एक मैच किया 1 लिख देंगे, दोनों में 2 मिला 2 लिखेंगे, दोनों में फिर 2 मिला 2 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 का जोड़ा लगा नीचे में नहीं लगा, लेकिन दोनों में 3 मिला 3, मतलब जो मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा, नहीं मिला उसको नहीं लिखेंगे। सिंपल, देखिए ये दोनों 2 मिला एक बार लिख दिए, ये दोनों 2 मिला फिर लिखे। देखिए इस 3 और 2 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए ये वाला लिखे लास्ट में 3, तो 2 दूनी 4, 4 2 तिया 12, तो एक आंसर आपका ये आ गया। अब निकालना इसी तरह हम एलसीएम निकालते हैं हम लोग लोसो 24 और 36 का। तो लोसो का रूल क्या है, जो मिला उसको भी लिखना, जो नहीं मिला उसको भी लिखना। तो ये दोनों में 1 मिला इसको लिख देंगे, 2 मिला इसको 1 बार लिखेंगे, फिर 2 मिला इसको 1 बार लिखेंगे, और 2 मिल गया फिर क्या मिला, ये 2 मिला नहीं मिला लिख देंगे, ये 3 मिला नहीं मिला, ये तीनों दोनों 3 में 1 बार लिखेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो आपका सेकेंड आंसर क्या आ गया। तो आपको पास गुना करना, इसमें क्या होता है मौसम में क्या होता है, जो दोनों मैच करेगा उसको 1 बार लिखना, जो नहीं मैच करेगा उसको छोड़ देना। लोसो का रूल क्या है, दोनों में जो मैच किया उसको 1 बार लिखेंगे और जो नहीं मैच किया उसको भी लिखना गुना के फॉर्म में। तो इसको गुना कर लिए तो ये 12 आ गया आपका, एचसीएफ 12 आएगा और एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 11 बनाए, क्या लिखा हुआ समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना आपको। तो मूल ज्ञात करते हैं कैसे हम लोग करते हैं, सिंपल है। तो मूल कैसे b² माइनस डी बराबर b² माइनस 4ac, और डी 0 से बड़ा हो तो उसका 2 मूल होगा, 2 वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। लेकिन डी बराबर अगर 0 हो तो 2 मूल 2 समान मूल, मतलब एक जैसा, दोनों का आंसर जो है ना सेम आएगा। और डी अगर 0 से छोटा हो तो उसका कोई मूल ना होगा, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा, उसको सॉल्व नहीं करना। तो इसका बोला कौन चाहिए आपको मूल निकालना है इसका। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पहले लिख लेते 2x² माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, इसलिए हम a बराबर कितना आया 2, b बराबर -3 और c बराबर -5। अब क्या करेंगे हम लोग d निकालेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि इसका क्या मूल होगा। तो d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। तो b² कितना है b, मतलब b की जगह कितना होगा -3 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह कितना होगा 2 और c की जगह कितना होगा -5। बाद में माइनस इस ब्रैकेट में ले लिए, 3 तिया 9 और माइनस क्या हो गया प्लस। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो d का वैल्यू कितना आया 49। d का वैल्यू कितना है लिखेंगे, चूँकि d बड़ा है 0 से, क्या लिखेंगे d बड़ा है 0 से, अतः दिए गए समीकरण के दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे, 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। अतः
तथा दिए गए समीकरण के दो भिन्न मूल होंगे। सिंपल, दो भिन्न मूल हैं, मतलब इसका d अगर 0 से बड़ा तो इसका दो भिन्न मूल है, मतलब दोनों मूल अलग अलग होगा। तो हम मूल कैसे निकालते हैं? तो मूल बराबर क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट डी, 20 का -4ac, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग d/2a। तो यहाँ -b, देखिए यहाँ d बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो हम ये 4ac की जगह हम d को पुट करते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट d का वैल्यू यहाँ निकाले, d यहाँ पुट कर देंगे फटाक से। तो -b, तो b का वैल्यू कितना है? 3। अब -3 माइनस में b है, प्लस माइनस, और d का वैल्यू हम लोग कितना निकालें? 49। फिर यहाँ 2, और a का वैल्यू कितना है? 2। फिर से ध्यान समझते हैं, -b तो माइनस दिए, b की जगह कितना? -3, देखिए b की जगह -3 पुट कर दिए, प्लस माइनस, और d का वैल्यू हम लोग 20 का -4 से निकाल चुके हैं, इसलिए हम d रख सकते हैं। d का वैल्यू कितना? 49। 2 जैसे थे, a का वैल्यू कितना है? 2। आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले माइनस में कितना? +3 और प्लस माइनस, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 और 2 दूनी 4। तो दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, इसको मिटा देते हैं हम। इसलिए मूल बराबर क्या होगा? दो मूल होगा। पहला क्या होगा? पहले हम क्या करने, एक बार प्लस में लेंगे, 3 + 7/4, और दूसरा क्या लेंगे? दूसरा मूल होगा 3 - 7/4। इसलिए यहाँ पे कितना हो? 7 3 10/4, यहाँ होगा 7 में 4, ये कितना बचेगा? मतलब ये माइनस में प्लस में, तो इसको सॉल्व करके कितना होगा? -4/4। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और यहाँ के तो 4 का 4 कैंसिल हो गया। इसलिए क्या होगा? मूल आपको क्या प्राप्त हुआ? तो दो मूल मिला, एक मिला एक मिला कितना? 5/2, दूसरा कितना होगा? -1, और यही आपका क्या होगा? आंसर। दो मूल निकलना था, यहाँ पे x भी रख सकते हैं, x बराबर, यहाँ पर x भी पुट कर सकते हैं आप। तो मूल बराबर क्या होगा? पहला कितना है? 5/2, दूसरा क्या हो गया? -1, 4 4 कटे माइनस में, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 12 लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4। मतलब पूछिए, आपको शून्यकों का योग पहले दिया, क्रमशः मतलब पहले जो दिया उसके बारे उसका डाटा है, फिर बाद वाले का बाद में डाटा है। क्या लिखा? शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग क्या है? 0, और शून्यकों गुणनफल क्या है? -4 दिया गया है। तो आपको उस बहुपद, आपके शून्यकों, तो बहुपद बताना है, वो बहुपद क्या है। तो सॉल्व कर लेते हैं। माना बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ? -4। अब क्या करें, हम यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दिया क्या? 0। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? -b/a बराबर 0। यहाँ पूछे तो क्या है? 1 देते हैं, तो b/a बराबर क्या होगा? 0/1। इधर ही देख रहे थे, यहाँ इसका मतलब a का वैल्यू 1 हुआ, b का वैल्यू 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a -4। यहाँ पूछने तो क्या है? नीचे 1। इसका मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू 1 हुआ और c का वैल्यू -4 हुआ। तो यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर क्या हो गया? -4। ठीक है। अब यहाँ हमको ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। तो आपको बहुपद क्या दिया हुआ? इसलिए पी एक्स बराबर शून्यक निकाला तो क्या होगा? 0 होगा। बहुपद क्या है? तो पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यस, तो सीधा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पी एक्स की जगह क्या ले लेंगे हम? 0। एक जगह क्या लिखेंगे? 1,
गुना एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या लेंगे 0 गुना एक्स, 80 की जगह कितना होगा -4। तो इसको सीधा करके लिखेंगे क्या होगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा डाटा क्या होगा 0 हो जाएगा गुना होने पर, फिर क्या होगा -4। तो इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर 0 तो जोड़ेंगे क्या होगा 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -4 बराबर 0। तो आपका आंसर क्या होगा यही आएगा। और दूसरे फॉर्मेट से क्या होता है, हम लोग शॉर्ट फार्मूला में लगा सकते हैं इसको। आपको क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ तो इसलिए तो सेकंड मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये हुआ आपको बेसिक मेथड जो हम लोग बनाते थे। अगर ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सिंपल है, पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आता है जो इसी से बना है। बस एक्स स्क्वायर जैसे कहता है इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया गया क्या है 0, इसके सामने पुट कर दीजिए इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है कितना है 4, यहाँ पे -4 लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 0 -4, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर -4। देखिए ध्यान से, तो आप ये हुआ सेकेंड मेथड बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ऐसे पढ़ा सकते एक्स स्क्वायर -4 इसका आंसर होगा जो भी दिया गया क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ x दिया गया, लेकिन देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा x 0 हो जाएगा, इसलिए तो क्वेश्चन बैंक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ। तो आपको सॉल्यूशन जो होगा इसका इस क्वेश्चन के अनुसार यही सॉल्यूशन होगा। तो ये आप 2 नंबर में आया तो आप इसी टाइप से बनाइए, अच्छा रहेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा के एक्स स्क्वायर -4, देखिए दोनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो हम लोग तो आगे के प्रश्न बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 12 हुआ, अब हम लोग आगे 13 बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 13 बनाएंगे। लिखा हुआ एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का क्या निकालना, हमको आयतन निकालना। एक गोला है जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, और उसे क्या निकालना, हमको आयतन निकालना। तो सिंपल बात है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला, लेकिन गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, इसलिए गोले का आयतन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए तभी प्रश्न बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू कितना लेना 22/7। जब आपको फाइंड कर दे कि 3.4 लेना तब लेना, नहीं तो इसे 22/7 ही लेना। r क्यूब मतलब r कितना है 7, तो 7 कितना बार गुना करना 3 बार। देखिए ध्यान से 7 से 7 कैंसिल, तो बचा ऊपर क्या, तो अब तो कुछ घटने वाला नहीं, तो बचा 22 चौके 88 गुना 7 49/3। इसको साइड में गुना कर लीजिए फटाफट, 88 49 9 72 के 2 बचे कितना 7, 9 72 72 7 79, 8 चौके 32 बचा 3, 8 चौके 32 3 35, 2 9 2 1 7 पे 12 13 3 1 4, तो हो जाएगा आपका 4312/3। ये क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भाग भी दे सकते हैं, भाग दे के फाइनल आंसर निकाल दीजिए यहाँ से 3 से, तो 3 का 3, यहाँ बचा कितना 1, फिर यहाँ 3 तो उतर जाएगा, 3 चौका 12 बचा कितना 1 कैंसिल, यहाँ से 1 3 दूनी 6 3 तिया 9 बचा 2, यहाँ से फिर 3 7 21, यहाँ बचा कितना बचा 1, फिर पॉइंट देंगे तो 3 तिया 9। अब ये बार बार आते रहेगा, तो क्या आपका फाइनल आंसर आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। 2 नंबर तक लिखना, यही आंसर होगा, तो इसको आप मिटा दीजिए, तो आपका आंसर यही होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। आप लोग प्रश्न संख्या 14 बना लिखा हुआ निम्नांकित आंकड़ों का माध्य निकालना। आसान है, देखिए ये वर्ग अंतराल टाइप करने दिया तो आसान है, क्लास 9th में इस टाइप को पढ़े थे हम लोग। सॉल्व, पहले क्या प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक जिसको हम x मान लेंगे, तो कितना है 10 15 20 25 30। फिर क्या है विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम बोलेंगे बारंबारता, ये हो जाएगा 4 6 3 2
5। अब इसको हम बारंबारता क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एफ इंटू एक्स या एक्स इंटू एफ बोल सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। 10 चौके 40, 15 छके 90, 20 तिया 60, 25 दूनी 50, अब 5 तिया 15, 150 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, एफ आई कितना आता है, एफ बराबर कितना होता है, 6 4 10 10, 6 4 10 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, 4 6 3 2 5, 6 4 10 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20। इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 0 0 0, 9 4 13, 9 6 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 5 24 5 29, बचे कितना 2 और 2 1 390। इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई या एफ बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना 390 और बट्टा 20, 0 या कैंसिल, 2 से भागिए 2 1 का 2, बचा कितना 1, 2 9 18, बचा 1 2 5 10। यही आपका आंसर होगा। हम लोग आगे प्रश्न को, हम लोग प्रश्न संख्या 15 बनाने लिखा हुआ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3, -4 सॉरी 3, 4 -4, 3 और 8, 6 है। मतलब एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना जिसका आपको शीर्ष दिया, मतलब उसका बिंदु दे गया है, शीर्ष बिंदु क्या दिया, मान लेते हैं इसको एक त्रिभुज ए बी सी। इसके मान लेते हैं ए को मान लेते 3, 4, बी को -4, 3 और सी को मान लेते हैं 8, 6। ये पहला बिंदु है, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये होगा x3 y3। बस इसको हम ए बी सी दिए, नाम दिए, तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं। सॉल्व माना बिंदु ए 3, 4, बी -4, 3 तथा सी 8, 6 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ मॉड x1 क्या होता है 23 31 12, y2 - y3 प्लस x2 23 31, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मॉड बंद कर दें। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, x1 23, y2 - y3 प्लस x1 x2 x3, फिर 23 31 12, y2 - y3, y3 - y1 और y1 - y2। इसे बैठा दिए फटाफट। आप ध्यान रहे कि आपको ये डाटा अच्छे से बैठाना, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 3, पुट कर दिए। y2 कितना है 3, तो यहाँ लिखिए 3 माइनस y3 कितना 6, तो यहाँ लिखिए 6, फिर प्लस x2, तो x2 कितना -4, यहाँ लिखिए -4, फिर है y3 कितना 6 माइनस y1 4 प्लस x3 कितना है 8 इंटू y1 कितना 4 माइनस y2 3। इस डाटा को आपको ध्यान से बैठाना ताकि मिस्टेक ना हो, नहीं तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। 1/2 एक बार लिख के दोबारा आपको चेक कर लेना। 3 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो क्या -6 प्लस 3, तो क्या बचेगा 3, लेकिन किसमें माइनस में। फिर प्लस माइनस कितना होगा माइनस, प्लस माइनस 4, 6 में 4 घटाए कितना बचेगा 2 प्लस में, अब प्लस 8, 4 में 3 कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना होगा 1/2, 3 तिया 9 प्लस माइनस 4 दूनी 8, अब 8 गुना 1 8, देखिए प्लस माइनस करके क्या हो गया 0 हो जाएगा,
तो यहाँ बचा कितना 2 और गुना मॉड -9। तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये +9 बच जाएगा और 9 गुना 1 क्या होगा 9/2 और 2 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं तो जाएगा 2 चौका 8 पॉइंट देंगे 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 वर्ग इकाई। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए मॉड से बाहर निकलता कोई भी नंबर माइनस में क्षेत्रफल है तो वो माइनस में होगा ही ना, वो किस में आएगा प्लस में। मॉड से बाहर गए तो किस में बन जाएगा प्लस में। 9 से मतलब 9 को 2 से आधा करेंगे तो कितना 4.5 होगा। वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक बनाएं। अब हम लोग आगे के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बस यहीं तक। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट करके बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।